अब आते हैं बेटे एक्सरे इमेज कैसे बनता है। एक्सरे इमेज बेटे दो चीजें हैं। एक्सरे जब पास सोर्स से निकली है दो किस्म जा रही है ना, या तो पास कर देंगी पेशेंट और एक्सरे होगी ये आगे क्या ये पेशेंट है, दिस इज द पेशेंट। या तो एक्सरे इसके अंदर क्या हो जाएंगी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, या इसमें से क्या कर देंगी पास कर देंगी। जो एब्जॉर्ब होगी वो कौन सी एक्सरेज होंगी, वो उनको आप कहते हैं वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट एक्सरेज। जो पास करेंगे वो कौन सी होंगी हमारे पास, दिस इज हार्ड एक्सरेज। अब ये हार्ड एक्सरे जो पास कर गई है फर्दर जाके किस पे हिट करती हैं, फोटोग्राफ फिल्म के ऊपर। ठीक है, ये फोटोग्राफ फिल्म होगी। अब फोटोग्राफ फिल्म में जिस जगह एक्सरे जाके हिट करेंगे वो हिस्सा ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे जाके हिट की है, अगर एक्सरे यहाँ पे हिट हुई है तो हिस्सा क्या हो जाएगा ये ब्लैक हो गया। और इस जगह हिट नहीं कर सकी है तो हिस्सा क्या होगा ये व्हाइट होगा। तो इसका ब्लैक और व्हाइट पिक्चर बननी है। ठीक है, अब दरमियान में जब एक्सरे यहाँ से पास करती है तो एक्सरे पेशेंट के अंदर से स्कैटर भी होती है। ठीक है, पेशेंट में जब पास कर रही है तो स्कैटर्ड भी होगी। ये पास कर गई, पास कर रही है तो ये कौन सी एक्सेस होंगी, ये स्कैटर्ड एक्सेस मैं लिख देता हूँ। पेशेंट की डिफरेंट बॉडी स्कैटर्ड हुई होती हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ फिल्टर्स लगाए होते हैं जिसके थ्रू हम उन स्कैटरिंग को रोकते हैं ताकि हमारे पास इमेज जो है बेहतर क्वालिटी का मिल सके हमें। ये फिल्टर्स हैं, एल्यूमिनियम के लगा लो, ये लेड के भी लगा सकते हो। एल्यूमिनियम के होते हैं ना, लाइन से लगी होती है इस तरह। ये हमारे पास क्या हो गया फिल्टर्स हो गए, ताकि इमेज हमारे पास बिल्कुल ठीक जाके फोटोग्राफ में। ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है। अब वही चीज यहाँ पे शो की, मैंने इसको मिटाया नहीं, पहले जो पढ़ाया मैंने वहां से लिया बेटे। ये हमने पढ़ी थी, यहाँ से हम थर्मल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से हमने एक्सीलेटिंग वोल्टेज दिया होता है जिसके से तो हमारे पास हार्ड एक्सेस प्रोड्यूस करवाते हैं। ये इस मेटल पे जाके हिट करते हैं, एक्साइटेशन होता है या डिसलेटिंग डिसलेशन प्रोसेस होता है, तो यहाँ से एक्सरे फोटोन निकलना शुरू होगी। ठीक है, एक्सरे फोटोन इस विंडो में से जब निकलती हैं तो ये एक्सरे फोटोन निकले। हमने इस पेशेंट की बैली का सपोज लिया हुआ है। अब बैली के अंदर हमारे पास बेटे इस चीज को हमने फोकस करना था। सपोज किया कि हमारे पास कि यहाँ पे डिफरेंट मानी ये चीज, अब ये एक्सरे देखो ये वाली पेशेंट की बॉडी में से जब निकली है, ये पेशेंट में से निकली है ये वाली, तो ये स्कैटर्ड हो गई है। स्कैटर्ड होकर जब सीधा इस स्क्रीन पे जाके हिट करेगी तो ये तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, या हमारे पास में भी यहाँ से ये वाली यहाँ से स्कैटर होके इस पे जाके हिट करती तो ये सब ब्लैक हो, जब ये वाला बोन वाला हिस्सा था ये व्हाइट आना चाहिए था। तो इसके लिए हम स्कैटरिंग को रोकने के लिए हम ये लेड के ग्रिड मैंने कहा था यूज करते हो, एल्यूमिनियम के मैंने कहा लेड ग्रिड यूज करते हो, क्योंकि एल्यूमिनियम से पास कर जाती है और लेड में से थिक लेड गैमा भी ब्लॉक हो जाती है। लेड हम उसके सिंपल लाइन सी लगी होती है, इस तरह फिल्टर्स होते हैं ताकि स्कैटर्ड एक्सरे जो है वो फर्दर हिट कर सकें यहाँ पर, ये हिस्सा हमारे पास फोटोग्राफ में बिल्कुल वाइट आ सके। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा देखो, ये यहाँ पे है, ये एक्सरे सारी आ रही है पैरेलल। ये हमने पेशेंट शो किया हुआ बेटे, इफ दिस इज ये तो ये हमने पेशेंट शो किया हुआ। अब ये एक्सरे जो सीधी आ रही है तो चलो ब्लॉक होगी बेटा, यहाँ से पास करेंगे हिस्सा क्या होता जाएगा ब्लैक होता जाएगा। ये पेशेंट वाला हिस्सा जो होना चाहिए ये व्हाइट आना चाहिए। अब ये काफी ज्यादा एक्सरेज हमारे पास है बेटे, यहाँ से स्कैटर होकर जो एक्सरे यहाँ पे जा रही है वो इसने ब्लॉक कर ली। देखो यहाँ से स्कैटर होकर इधर जो जा रही थी वो ये लेड के हम ग्रेड ग्रिड जो यूज किया हुआ ये ब्लॉक करते हैं ताकि ये हिस्सा हमारे पास व्हाइट आ सके और साथ वाला हिस्सा हमारे पास ब्लैक आ सके। ठीक, तो मेन प्रिंसिपल क्या होगा, X-rays are blocked या absorbed by bones and can pass through flesh. Area on the photograph film exposed to X-rays is blackened and the region where X-rays cannot hit is white.
So a black and white image is obtained at the film. फिल्म पे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हमारे पास ओवरऑल आ जाएगी, ठीक है। कंट्रास्ट ऑफ एक्सरेज इमेज। कंट्रास्ट क्या होता है बेटे? अब एक्सरे इमेज की दो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटे, एक होती है शार्पनेस और एक होती है कंट्रास्ट। शार्पनेस इज एसोसिएटेड विद वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, डिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गन्स, बड़े क्लियर नजर आने चाहिए, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज है। और ये कंट्रास्ट होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट ऑन फोटोग्राफ फिल्म। अच्छा, अब बेटे कंट्रास्ट जो सिलेबस में है, शार्पनेस पहले देखोगे पास्ट पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आते थे, ठीक है। बुशनर सर, शार्पनेस मींस द शार्पनेस ऑफ द लाइंड इमेज ऑफ द, हाँ जी बेटे, ये फर्दर दिस इज नॉट नॉट इन सिलेबस। पुराने पेपर्स देखोगे मैं इसलिए बेटे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ही शार्पनेस के होंगे। सिलेबस में 22 से ऑनवर्ड शार्पनेस निकल गई थी, 22 से पहले क्वेश्चन ही शार्पनेस के आया करता था, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस में नहीं है कि किस तरह वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हम कंसिडर करते हैं, लेकिन कंट्रास्ट सिलेबस में है। कंट्रास्ट का डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट ऑन द स्क्रीन होता है। अब कंट्रास्ट ऑफ एक्सरे इमेज क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट ऑन द फिल्म। कंट्रास्ट को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? जितना कंट्रास्ट बेहतर होगा उतनी विजिबिलिटी बेहतर आ रही होती बेटे। नो चेंज इन व्हाइट पार्ट, ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट के डिफरेंस होता है ना दोनों के। अगर व्हाइट पार्ट को अंदर कोई चेंज ना, लेकिन ब्लैक पार्ट को ब्लैक से हम जेट ब्लैक कर दें, ब्लैक से जेट ब्लैक कर दें, तो कंट्रास्ट क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हाइट पार्ट जो है ना वो ऐसा स्टैंडर्ड दिया हमने, लेकिन ब्लैक पार्ट को जेट ब्लैक कर दिए। कैसे होगा उस वक्त? होगा अगर कंट्रास्ट मीडियम यूज करें। कंट्रास्ट मीडियम क्या, वो बास का इंजेक्ट करते हैं, बास के पिल्स फॉर्मेट में भी देते हैं। हर मीडियम के लिए ये डिफरेंट होता है। अगर सिटी स्कैनिंग किसी ने करवाई हो तो बेसिकली इंजेक्शन देते हैं पहले, वो भी कंट्रास्ट मीडियम होता है ताकि वेल डिफाइंड उसमें कंट्रास्ट मीडियम का काम ये होता है कि कंट्रास्ट मीडियम एक्सरे को ब्लॉक कर देता है। यानी कि स्टमक का सपोज पेशेंट का स्टमक एक्सरे लेना है, तो इसको पहले क्या करते हैं, हम बेरियम सल्फेट पर पिला देते हैं, BaSO4। बेरियम सल्फेट क्या करता है, इसकी सरफेसेस पे जाके स्टिक हो जाता है अंदर वाली साइड में, ठीक है, सरफेस पे स्टिक हो गया। अब स्टिक हो गए, एक्सरे जहां गिरती है तो टोटली इसने बेरियम सल्फेट ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया, साइडों वाले हिस्से से पास, तो बड़ा ही क्लियर आपको इमेज मिल रहा होता है स्टमक का, ठीक है। अगर हमारे पास कोई अल्सर वगैरह कोई हो, डेफिनेटली उस जगह पे थोड़ा सा बाहर निकला होता है, तो आइडिया होता है कि इस जगह पे अल्सर है। अल्सर क्या, स्मॉल होल जो होता है हमारे पास स्टमक के अंदर, ठीक है, अल्सरेट जिसे कह रहे होते हैं। तो हमारे पास कंट्रास्ट मीडियम अगर अब पेशेंट को पिला देते हो या इंजेक्ट कर देते हो, तो वो क्या होता है, वो उस मीडियम के सरफेस के साथ जाके स्टिक हो जाता है, और जब एक्सरे उस पर इंसिडेंट की जाती है तो वो एब्जॉर्ब होती है, फर्दर पास ही नहीं कर सकती, तो इसका टोटली वाइट आ रहा होता है फोटोग्राफ फिल्म। तो बेरियम सल्फेट फॉर स्टमक, बेरियम सल्फेट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड absorb instant x-rays to provide a white region on the photograph film. Similarly, as a contrast medium is injected in the blood to scan blood vessels. ठीक हो गया? तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हो गया एक्सप्लोयर टाइम, ठीक है, ज्यादा एक्सपोज कर दो, ठीक है। एक्सपोजर टाइम से क्या होगा, अब एक्सरे कराने जाए तो 1 सेकंड के लिए एक्सरे फेंक दो, खत्म। अगर 2 सेकंड के लिए फेंकें तो फिर क्या होगा? इसने तो एब्जॉर्ब करना ही था, हमारे पास बोन ने तो एब्जॉर्ब करना ही करना, दूसरे सेकंड वाली भी एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन दूसरे सेकंड वाली भी जो एक्सरे जाके गिरेंगी इसके ऊपर, फोटोग्राफ फिल्म में वो ब्लैक से जेट ब्लैक होता जाएगा, ठीक है, बात क्लियर होगी। तो एक्सपोजर टाइम को इंक्रीज कर दो। बोन्स कीप on absorbing X-rays, but flesh allows them to pass through. So greater number of X-rays hit the photograph film to make it jet black. ठीक हो गया। तीसरा क्या हो गया, paste a fluorescent material on the photograph film. अब फ्लोरिसेंट मटेरियल पेस्ट करने से क्या बेनिफिट होता है कि अगर फ्लोरिसेंट मटेरियल पेस्ट करते हैं तो वो हिस्सा बेटे ब्लैक से जेट ब्लैक हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि जिस जगह फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया होगा हल्की सी एक्सरे भी गिरेगी वो एब्सोल्यूट ब्लैक हो जाता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल इज टोटली ब्लैकेंड व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्स-रेज। ठीक है। और चौथा क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रेज फ्रॉम द पेशेंट बॉडी इज रिड्यूस्ड। और ये स्कैटरिंग कैसे रिड्यूस की जाती है, बाय यूजिंग दिस लेड ग्रेड। अब ये देखो हमारे पास ये पेशेंट था, ये पेशेंट शो किया हुआ हमने, दिस पेशेंट, ये ऊपर डायग्राम शो किया, ये एक्सरेज आ रही है। तो इस हिस्से के लग के जाके ये हिस्सा हमारे पास जो है, अगर हमने ये यूज किए हैं तो यहीं पे एब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब है ये हिस्सा हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। ये तो होता बात कि यहाँ से किसी और जगह स्कैटर होकर यहाँ से एक्सरे जाके ये तो सब ब्लैक हो जाएगा ना। तो अगर हमने ये यूज किया तो यहीं पे देखो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको रोक लेगा स्कैटर्ड एक्सरेज को। और scattered X-rays are absorbed by lead grade placed between the patient and the photograph film। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। तो अब वो उसको याद नहीं करना शुरू कर देना कि पुराने नोट्स ही देखो मेरे ही नेट पे या किसी और जगह पे, तो बेटा उसमें शार्पनेस भी है थी, तो शार्पनेस सिलेबस में नहीं, इसको नहीं करना। अच्छा, अब लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट, ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। अटेन्युएशन किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड का डिक्रीज करना। ये वही मैंने कॉपी पेस्ट किया वहां से क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड से। लेकिन फर्क इसमें क्या आएगा, उसमें रिफ्लेक्ट होकर साउंड वापस आती थी, इसमें ट्रांसमिट होनी मीडियम से। तो अटेन्युएशन डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड कह लो, डिक्रीज इन एनर्जी कह लो, डिक्रीज इन पावर कह लो, डिक्रीज इन इंटेंसिटी कह लो, because intensity is also depending directly on amplitude square, and we define intensity as energy per your time. Energy per your time is basically power per your time per your perpendicular area, power over perpendicular area। तो वही हमारा डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड एनर्जी पावर इंटेंसिटी ऑफ अ वेव ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन पासिंग। तो यहाँ से दिस इज इंसिडेंट आई नॉट इंटेंसिटी आ गई बेटे। ये एक मीडियम हमने रिप्रेजेंट किया है, पेशेंट चलने के लिए इसमें से एक्सरे फेंकी है सारी, थोड़ी पास करी, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ ट्रांसमिट कर गई है, ये ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है। ये मीडियम की थिकनेस एक्स होगी बेटे, और ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट करना जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू माइनस म्यू एक्स। आई क्या है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, आई नॉट क्या है, दिस इंसिडेंट इंटेंसिटी, एक्स क्या है, थिकनेस ऑफ दिस मीडियम, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, म्यू क्या है, लीनियर अटेन्युएशन या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, यानी विच इज डिपेंडिंग ऑन दिस मीडियम। जितने म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ब्लॉकिंग भी ज्यादा होगी, बोन्स की म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है, एब्जॉर्ब ज्यादा कर जाती है इन कंपैरिजन टू फ्लैश। ठीक है, ये सॉफ्ट टिश्यूज। अब इसी इक्वेशन का फॉर्मूला बेटे हमें एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, ये ग्राफ बनता है, ये इससे पहले आप न्यूक्लियर में भी पढ़ चुके हो और मैं अल्ट्रासाउंड में पढ़ा चुका हूँ। आई नॉट इंटेंसिटी इंसिडेंट की थी, एक्स मीडियम ट्रेवल करने के बाद क्या होगी। अब आई नॉट का जो हाफ होता है वो मीडियम की जो थिकनेस होगी उसको हम कहेंगे हाफ वैल्यू थिकनेस, एच वी टी। फिर इसको फिर 2 से डिवाइड किया, सेकेंड हाफ वैल्यू थिकनेस 2x हाफ हो गया। और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है बेटे, ये इनवर्स ग्राफ होता तो कुछ इस तरह होता, ये इनवर्स स्क्वायर ग्राफ होता तो कुछ इस तरह होता। ये दोनों से ऊपर है, इनवर्स और इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, और वैसे भी अगर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि इंसिडेंट वेव शुड बी 90 डिग्री टू दैट मीडियम। अगर इंसिडेंट वेव 90 डिग्री टू दैट मीडियम इट मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी 90 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बनाते हो, नॉर्मल नॉर्मल इसी के ऊपर आ जाएगा बेटे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। To apply I is equal to I naught e, so minus mu incident wave must be perpendicular to the surface of material medium, यानी angle of incidence is 0। अब इसमें एब्जॉर्ब कितनी होती है बेटे, ट्रांसमिट कितनी होगी, एब्जॉर्प्शन कितनी होगी, यानी कि अगर देखो ये तो ट्रांसमिटेड आ रही है ना, हमने फेंकी, मे भी कोई भी ना बाहर निकले, बहुत ही थिक मीडियम तो बाहर ही निकले, तो एब्जॉर्ब कितनी होगी। इंसिडेंट आई नॉट है, ट्रांसमिटेड आई है, एब्जॉर्ब आई ए से रिप्रेजेंट, ए फॉर एब्जॉर्ब। तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसका मतलब एब्जॉर्ब होगी। अब इसलिए तो आई नॉट ऐसा हो गया, ये ट्रांसमिटेड थी, इसको आई नॉट इज माइनस म्यू एक्स हो गया। इफ आई टेक आई नॉट एज कॉमन
1 माइनस ई रेशो माइनस म्यू एक्स हो गया। तो अगर मैं रेशियो निकालता हूँ एब्जॉर्ब टू इंसिडेंट, तो क्या होगा बेटे, ये तो ये आई ये था ना, इसके नीचे चला गया हुआ, तो सिर्फ ये चीज आ जाएगी ई रेशो माइनस म्यू एक्स। तो एब्जॉर्ब परसेंटेज कितनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, एब्जॉर्ब परसेंटेज आ जाएगी दोनों। ठीक हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे, विच इज फ्रॉम 2016, क्योंकि मैंने पूरा टॉपिक जब कवर होता है तो पूरा क्वेश्चंस को कवर करना होता है बेटा इसके अंदर, और क्वेश्चन को कवर करते हैं, जिसका मतलब हर जो जो लर्निंग आउटकम होती है उसको, उसका क्वेश्चन चाहे पुराना हो चाहे नया हो, उसको बेटे हमने कंसिडर करना होता है, क्योंकि मेनली पढ़ाई हुई चीज रहे हैं ना हम लोग इसमें, हर चीज यानी बात बच्चे मुझे कैसा आप पुराना क्वेश्चन करवाते हैं नया, बेटे वो नए पेपर में नहीं आया हुआ, सिलेबस में है, मैंने तो ओवरऑल कवर करना है ना, कि बाद में जब पेपर में, हमें क्या पता हम पेपर में क्या आना है, बाद में पेपर में वही चीज आ जाए, वो हो, वो तो रिसेंट पेपर में ये चीज है ही नहीं थी, तो पुराने पेपर जो मैंने इसलिए सिलेबस को पढ़ा रहा हूँ, तो सिलेबस में जो क्वेश्चंस होंगे मैंने वही कवर करने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद अ मेटल प्रोड्यूसिंग एक्सरेज इमेजेस, ठीक है, एक्सरे फोटॉन्स, ठीक है, high energy electron collide a metal target producing X-ray photons. The variation with the wavelength of the intensity of the X-ray beam is illustrated in figure 12.1, ठीक है। Explain why there is a continuous, क्या है ये continuous है बेटे, ये continuous, ये इसको हम क्या कह रहे थे, कट ऑफ वेवलेंथ, इसको हम देखें, दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ, ये वाली थी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, continuous स्पेक्ट्रम हो गया, ये जो चीज होगी दिस इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, ये जो रीजन आ रहा है बिटवीन टू लाइन स्पेक्ट्रम, ये भी तो लाइन है ना, तो दिस इज ऑल्सो continuous, ये रीजन में continuous है, ये भी continuous है। अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की मेन रीजन क्या थी बेटे, उसकी रीजन ये थी कि हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है E के 1 की वैल्यू ज्यादा माइनस E के 2 जो होगा इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस की ये थी। और ये हमारे पास एनर्जी सॉरी एनर्जीज किसकी होंगी, दिस इज फॉर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो होता है, एंड दिस इज फॉर फोटोन एक्सरे जो निकल रहा है, ये कॉन्टिन्यूस था। और लाइन की स्पेक्ट्रम की रीजन क्या होती है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, दिस इज ई एन माइनस ई पी इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है, ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। अच्छा, अब रीजन पे हमने देखना है कि क्या हो रहा है, एक्सप्लेन वाई, ये क्वांटम स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ, एक तो नहीं है ना, काफी ज्यादा आ रहा है, काफी वेवलेंथ के ऊपर रीजन कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है एक्सरेज आर, एक्सरे जो है हमारे पास बेटे वो प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन को डिस्लेट किया जाता है फ्रॉम हिटिंग द टारगेट। अब डिफरेंट वेवलेंथ क्यों आ रही है, क्योंकि रेंज ऑफ डिस्लेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन में कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्लेट कर देगा, जल्दी डिस्लेट कर देगा, कम टाइम के अंदर, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डिस्लेशन की वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड लिखा हुआ है, वेवलेंथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास एक नहीं निकल रही है। एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन electrons are dislocated on hitting the metallic target। अब क्या इसका मार्क होना चाहिए, जबकि उसने लिखा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द मेटल, लेकिन क्या चीज ऐड की मैंने, ये चीज, ठीक है, तो हमारे पास यानी कि E के 1 इन अदर वर्ड्स लिखना माइनस E के 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, इसका मतलब ये जो एनर्जी मैं लिख रहा हूँ दिस फॉर, ये इलेक्ट्रॉन्स की है, तो फर्दर हम लिख सकते हैं दिस इज डेल्टा ई ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over वेवलेंथ। तो डिफरेंट वेवलेंथ शो करती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी रेंज ऑफ डिफरेंस आ रहा है, एनर्जी रेंज ऑफ डिस्लेशन आ रहा है। ठीक है, तो वी कैन राइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप वर्ड लिख रहा हूँ, डिफरेंट wavelengths show the range of distillations produced on hitting target। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इसके बाद बेटा शार्प कट ऑफ वेवलेंथ, ये क्यों प्रोड्यूस होती है? इसकी रीजन क्या पढ़ी थी हमने? इसकी रीजन ये पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन जब आता है वो टोटली एब्जॉर्ब होता है। अगर टोटली एब्जॉर्ब होगा तो डिफरेंस ऑफ ये Ek2 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर Ek2 0 हो गया तो कोई चीज माइनस ही नहीं हो रही Ek1 में से, तो चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। चेंज ऑफ एनर्जी मैक्सिमम अगर हो जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दिस इज, इसमें Ek2 की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन टोटली कैप्चर्ड। अब डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ज्यादा हो जाएगी, सो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। उस मिनिमम वेवलेंथ को आप कह रहे हो, तो दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन्स is captured, is absorbed by the nucleus of an atom of target metal। ठीक है, and is stopped, resulting an increase in difference of kinetic energy of electrons to emit X-ray of shortest wavelength। ठीक है, then a peak of superimposed on the Scorpius distribution, ये लाइन स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है? डी एक्साइटेशन होता था। तो लेकिन दिस इज caused due to different energy levels। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इन द एक्सरे imaging of body structures, longer wavelength photons are frequently filtered out। यार वेवलेंथ लॉन्गर है तो हमारे पास क्या होगा? एनर्जी कम होगी ना उसकी, इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा होता है। ये लॉन्गर है तो एनर्जी कम, एनर्जी क्या होगी? सॉफ्ट एक्सेस होगी। तो पेशेंट को हमारे पास क्या कर, डोज ही ज्यादा करनी है, इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। लैम्डा ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो उनको हमारे पास लेसर पेनिट्रेशन एबिलिटी, पेनिट्रेशन एबिलिटी ये सॉफ्ट एक्सिस से आप कह रहे हो।
अच्छा, हाउ द फिल्टरिंग इज अचीव्ड। फिल्टरिंग क्या होती है, हमारे पास वो एक्स रे जो ट्यूब होती है, उसके आगे, विंडो के आगे फिल्टर लगाए होते हैं एल्यूमिनियम के, वो ब्लॉक कर देते हैं। वी कैन राइट हियर एल्यूमिनियम लेड के फिल्टर होते हैं बिटवीन द पेशेंट एंड द फोटोग्राफ फिल्म। फिल्टर्स आर यूज्ड टू ब्लॉक soft X-rays. Okay. Next में suggest a reason for filtering. ओवरऑल पेशेंट को डोज ही ज्यादा देनी है बेचारे को। एक पहले बीमार है, उसको एक्सरेज की थप्पड़ मार मार के और बीमार करना है। तो एक्सरेज भी जाके हिट करती है, मोमेंटम तो चेंज आता है ना, फोर्स लगती है उसके ऊपर भी। ऑल तो फील नहीं हो रही होती, लेकिन वेट लगती तो है। ठीक है, यानी लॉन्गर एक्सरेज, लॉन्गर वेवलेंथ एक्सरेज, एक्सरेज, ठीक है, कैन नॉट पास थ्रू पेशेंट, और कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती है इमेज फॉर्मेशन, एंड डू नॉट contribute in image formation। ठीक है, but the dose of X-rays to patient is increased। वन मार्क क्वेश्चन था, तो सिंपली कोई बच्चा लिया टू अवॉइड द डोज ऑफ एक्सरेज, बिल्कुल टू पेशेंट, बिल्कुल पूरा मार्क मिलेगा। मैं भी बेटा फिर क्यों लिख रहा हूँ इतना ज्यादा, मैंने सजेस्ट के साथ रीजन भी थी, ठीक है ना। मैं इसलिए लिख रहा होता, मैंने टॉपिक ओवरऑल कवर करना होता है अलॉन्ग विद पास्ट पेपर्स। सिंपल मैं लिख दूं टू अवॉइड द डोज ऑफ एक्सेस टू द पेशेंट, ठीक है। ये भी दरमियान वाला हिस्सा मैं नहीं लिखता, तो इसका मतलब आपको उसी लाइन पे आ रहा था। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट 23 का क्वेश्चन आ गया, दिस इज फ्रॉम 42 वेरिएंट। एक्सरेज फॉर यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सरे ट्यूब। In the X-ray tube, charged particles are accelerated towards the metal target by an applied potential difference. वो cathode और anode के। State the name of charged particles that are accelerated by the applied potential electrons. Explain how X-rays are produced at the metal target. या तो डिसलेट होते हैं, ठीक है, या एक्साइटेशन प्रोसेस। Electrons are dislated on hitting the metal। एक ही हो गए, ठीक है, and their kinetic energy is radiated as X-ray photons। ठीक है, एक डी एक्साइटेशन of electrons of metal target also emit X-rays photons। Okay, calculate the minimum wavelength of X-ray produced when applied voltage is 580। ओके, अब बेटे हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ में क्या होगा यार, ये फॉर्मूला होगा बेटे E(k)(1 माइनस E(k)(2) इज इक्वल टू Hc/λ। दिस इज मिनिमम, मिनिमम होता है जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 को अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब E(k)(1) किसके बराबर होगी, Hc/λ के बराबर। अब
ये EK1 काइनेटिक एनर्जी किससे आ गया, अप्लाइड वोल्टेज गिवन है, काइनेटिक और पोटेंशियल के बराबर इक्वेट करके आप पहले ये निकालोगे। तो EK को आप EP के बराबर ले रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी ऑफ किसके बराबर आ रही है, दिस इज इलेक्ट्रॉन के, किसके बराबर होगी, VE, फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा हुआ ना बेटे। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होती है, सी ओवर लैम्डा के, ठीक है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि ये फर्दर किसके बराबर हो गया, HC ओवर लैम्डा। तो मैंने फिर फॉर्मूला ही लिख दिया ये वाला, दिस इज VE जो है HC ओवर लैम्डा हो गया, या लैम्डा किसके बराबर हो गया, दिस इज HC ओवर VE हो गया। लैम्डा एच किसके बराबर है, 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34। सी किसके बराबर है, 3.00 टाइम्स 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड ओवर। वोल्टेज हमारे पास क्या है, हमारे पास जितना है वोल्टेज 5.80 किलो है, टाइम्स 10⁻³ हो जाएगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन इज 1.60 टाइम्स 10⁻⁻19 हो गया। और इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो भी जवाब आ जाएगा, ठीक है। एक्सरे पास थ्रू द मीडियम दैट आर अटेनुएटेड, लीनियर अटेनुएशन कोएफिशिएंट हमारे पास म्यू की वैल्यू ये दी है, व्हिच इज 1.4 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एक्सरे दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय 2.8 मिलीमीटर। ओके बेटे, हमने एब्सॉर्ब जो हो गया, हमने पढ़ा आई इक्वल जो ट्रांसमिटेड है, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दी, मैंने लिख करवाया आपको अभी, ये वाला, ये डायरेक्ट लगा दें, ओवर आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस पर माइनस म्यू एक्स, ठीक है। तो इसको फर्दर लिखते हो, तो जैसे आई ओवर आई नॉट ई रेस पर माइनस म्यू इज 1.4 हो गया। एक्स की वैल्यू ये भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर इनवर्स में था, तो दिस इज 2.8 हो गया। 0.0198 आ गया बेटे। अब ये तो हमारे पास होगी वो वाली जो कि ट्रांसमिट कर गई है। उसने कौन सी पूछी थी, एब्जॉर्ब हाईलाइट, देखो उसने कितना किया हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्ब 1 में से माइनस कर देगा, परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्ब्ड एक्सरेज 1 में से 0.0198 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। तो दिस इज 98% बन जाने, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, which is from June 22 paper. Explain how X-rays are produced, ठीक है, in the medical diagnosis। ये हो गया ना ऊपर जो लिखा है, थर्मो इलेक्ट्रॉन जो जाके हिट करते हैं, और बेसिकली ये हो गया बेटे। हेलो, state why X-ray images are taken for of multiple sections of the body during computed tomography scanning। We did not attempt this so far, लेकिन 3D इमेज लाने के लिए होता है रीजन। An X-ray image is taken of the structure shown figure 9.1। This is a soft tissue, ये वाला, ये एयर के अंदर, सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर ही हो गया, दरमियान में कि बोन वाला पार्ट भी है बेटे। यहाँ वाली तो पास कर देंगे, बोन वाली कुछ एब्जॉर्ब होगी, इसकी जो आ रही होगी लीनियर टेन्यूएशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, बोन की कुछ और है, इसकी कुछ और है। द लीनियर टेन्यूएशन को बोन इज दिस वन, एंड लीनियर टेन्यूएशन को सॉफ्ट टिश्यू इज दिस वन, ठीक है। बोन की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, दिस इज म्यू फॉर बोन, this is mu for soft tissue. The incident X-rays are parallel and have a uniform intensity I naught across the structure. इंसिडेंट थ्रू आउट, यानी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आई नॉट आई, यहाँ पे भी आई नॉट, यहाँ पे भी आई, कहने का मतलब ये है। Determine in terms of final intensity of the detected X-rays from point P. Okay.
पॉइंट पे इज दिस वन। तो इसमें से लीनियर टेन्यूएशन कोएफिशिएंट किसका आना है हमारे पास, इस फ्लैश वाले पार्ट का आना है। ठीक है, तो फॉर्मूला इट मीन विच वी कैन यूज एज I इक्वल्स टू I एट पॉइंट P इज इक्वल टू I नॉट जो कि इंसिडेंट हुई है ई रेस पर माइनस म्यू एक्स। बेटे म्यू की वैल्यू भी किसकी लेनी है सॉफ्ट टिश्यू की। ठीक है, ओए होए, ये भी सॉफ्ट टिश्यू का आएगी, ये भी सॉफ्ट की आनी है, ये भी सॉफ्ट टिश्यू की आनी है। अब वैल्यूज पुट कर दो आप इसके अंदर, दिस फर्दर बी इक्वल टू आई नॉट इज एज सच इन टर्म्स ऑफ आई नॉट लिखा हुआ ना ये ऊपर, इसलिए ई रेस पर माइनस म्यू कितनी है हमारे पास, दिस इज 0.098। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर दिस इज 0.098 98 है, नहीं 89, सॉरी सॉरी 0.89 बेटे, 0.89 होगी। और x की वैल्यू कहाँ से आनी है, सॉफ्ट टिश्यू ये गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, तो दिस शुड बी 5.6। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे इन टर्म्स ऑफ आई नॉट आ गई। फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिटेक्टेड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q। ठीक है, Q में हमारे पास ये ए आ रही है, Q इज एट दिस पोजिशन। इसको मतलब Q में ही हमारे पास ये बोन भी आ जानी, फ्लैश वाला पार्ट भी आना है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी एट Q जो होगी दिस इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस पर माइनस म्यू सॉफ्ट टिश्यू एक्स भी सॉफ्ट टिश्यू, और फिर हमारे पास यही म्यू फॉर बोन भी लेंगे, एक्स फॉर बोन भी लेंगे। क्योंकि बेटे ये इतना हिस्सा और ये हिस्सा ये किसका है, वो तो सॉफ्ट टिश्यू है, बोन वाला हिस्सा है, दो मीडियम में से पास करिए, इतने बोन वाला दूसरा सॉफ्ट टिश्यू वाला है, तो दोनों के आपको कंसिडर करोगे। तो आई नॉट इज एज सच, अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो। सॉफ्ट टिश्यू की वैल्यू हमने ऊपर की है, जैसे 0.89 थी, एक्स की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर, ओके। एंड फॉर बोन दिस इज म्यू, बोन की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है यू बी 3.4 सेंटीमीटर इनवर्स, so this is 3.4। और एक्स बोन हमारे पास बन रहा है दिस इज 2.4। 2.4, ये मेरे से गलती हो रही है, ओह यस बेटे ये 5.6 मैंने गलत लिख दी है, क्यों 2.4 ये है, टोटल 5.6 में तो ये सभी क्या है फ्लैश वाला, ये वाला भी सब फ्लैश वाला है। तो लेट मी करेक्ट दिस वन, 5.6 में से इट मींस हमें माइनस करना पड़ेगा 2.4 ताकि हमारे पास वो चीज आ सके, -2.4। ठीक हो गया, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू योर आंसर इन बी वेदर द एक्स-रेज ऑफ द स्ट्रक्चर इन 9.1 हैज अ गुड कंट्रास्ट। अच्छा बेटे इसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही होगी, जिसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है तो वो ऐसा क्या होगा, वाइट हो जाएगा, और जिसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही वो ऐसा क्या हो जाएगा, हमारे पास वो जाके हिट करी वो ऐसा क्या हो चुका होगा, ब्लैक हो चुका होगा। तो इसके कंट्रास्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, कंट्रास्ट इसके इंक्रीज ज्यादा होगा, बैटरी कंट्रास्ट इन कंपैरिजन विद फ्लैश ओनली ड्यू टू लेसर वैल्यू ऑफ द डिटेक्टेड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिटेक्ट होनी वो है ना, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, इसका मतलब हो गया बोन flesh provides a better contrast. And why better contrast? Better contrast in comparison to flesh on flesh the soft tissue था, soft tissue soft tissue flesh होता है, लेकिन soft tissue
only due to its lesser value of detected intensity। ठीक हो गया, ये बेटा एक क्वेश्चन है, यू शुड ट्राई एट योर ओन। अब आते हैं एक्सरे, डिसएडवांटेज क्या एक्सरे इमेज का। बेटे डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, सपोज ये एक पेशेंट है यार, ठीक है, इसको यहाँ पे बिल्कुल मिडल के अंदर, यहाँ पे कॉर्पोरेट फोर हेड पे एक बुलेट लग गई है ये, तो क्या ये बुलेट इसको डेप्थ बता रही कितनी डीप गई हुई है? कभी भी नहीं बता रही, क्योंकि ये जो इमेज बना ये तो 2D इमेज है बेटे, ठीक है, 2D इमेज कभी आपको डेप्थ नहीं बताता। 2D इमेज का मतलब है जिसमें एक्स एक्स और वाई एक्सिस आ रहे हैं। अब इसके अंदर मैं अगर बनाऊं, यहाँ पे हमारे पास दिस इज, ये वाई एक्सिस शो कर दिया, ये मैंने एक्स एक्सिस शो कर दिया, ठीक है, एक्स हो गया एंड दिस इज वाई। हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है कितनी, वाई की वैल्यू कितनी है, लेकिन हमें जो इमेज आएगा वो ये थोड़ी होगा बेटे। एक मिनट थोड़ा इसको इमेज को सीधा करता हूँ मैं। इमेज एक्सरे लोगे तो वो हमारे पास ये तो आंख थोड़ी नजर आनी है, यहाँ पे बोन आनी है, ये भी बोन होगी, और यहाँ पे नोज की इतनी सी बोन आनी है, यहाँ पे दांत ही आने हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इमेज बना है बेटा, इसमें हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, लेकिन जी नहीं आ रहा, डेप्थ नहीं आनी है हमारे पास। तो दिस इज सिंपली अ फ्लैट 2D इमेज होगा which does not provide any impression of depth. It's a flat two-dimensional image which does not provide any impression of depth। डेप्थ नहीं है इसमें आनी, तो उसकी रेमेडी क्या हो सकती है फिर? ओपन सिटी स्कैनिंग होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग। टोमोग्राफी स्कैनिंग, जैसे आप सिटी स्कैनिंग भी कह रहे होते हो, सीटी स्कैनिंग, ठीक हो गया।